इंडिया के हर स्टेट की एक अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी अलग है। इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहां लोग सिर्फ वोट नहीं देते बल्कि अपनी आस्था देते हैं। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि उसे महसूस किया जाता है, जहां फिल्म का हीरो सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि देवता बना दिया जाता है। बाकी स्टेट्स में पोस्टर्स लगते हैं, वहीं तमिलनाडु में पूजा होती है। लेकिन कैसे एक स्टेट में सिनेमा राजनीति से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया? कैसे एक एक्टर लाखों लोगों की उम्मीद बन गया? और कैसे तमिलनाडु में सिर्फ स्क्रीन पर एंट्री मारने वाला आदमी एक दिन सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाता है? और इसी कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा तमिलनाडु के इतिहास में। ये कहानी आज से नहीं बल्कि दशकों पहले शुरू हुई थी 1950s में, लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिकल आग उससे भी पहले जल चुकी थी। साल 1916 में जस्टिस पार्टी का जन्म हुआ। यह साउथ इंडिया की पहली सबसे बड़ी मूवमेंट थी, जिसे बाद में द्रविडियन मूवमेंट कहा गया। एक ऐसी मूवमेंट जो तमिल आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और नॉन ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़ी हुई। फिर 1925 में यानी आज़ादी से 22 साल पहले पेरियार ईवी रामासामी, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर और कास्ट सिस्टम और इनइक्वालिटी को खुलकर चैलेंज करते थे, उन्होंने द्रविडियन मूवमेंट को और तेज कर दिया। ये आंदोलन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, सामाजिक बदलाव की क्रांति था। और फिर आज़ादी के 2 साल बाद यानी साल 1949, एक ऐसा साल जिसने तमिलनाडु का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। CN अन्नादुराई ने DMK बनाई, द्रविड़ा मुनेट्रा कजागम, एक ऐसी पार्टी जो तमिल पहचान की आवाज़ बन गई। उस वक्त तमिलनाडु को मद्रास स्टेट कहा जाता था और उस समय राजनीति सिर्फ इलेक्शन नहीं थी, पहचान की लड़ाई थी। ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, पहचान बचाने की जंग थी। वक्त हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने की बात हो रही थी और उसी वक्त तमिलनाडु के लोगों को ऐसा लगा कि उनकी ज़ुबान, उनका कल्चर, उनका वजूद धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। जब लोगों को लगा कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, तब तमिलनाडु जाग उठा और वहीं से जन्म हुआ द्रविडियन मूवमेंट का। ये एक ऐसा आंदोलन था जो तमिल गर्व, सामाजिक न्याय और अपनी पहचान के लिए लड़ा। सड़कें भर गईं, नारे गूंजने लगे और धीरे धीरे तमिलनाडु की राजनीति दिल और जज्बात पर चलने लगी। इसी गुस्से ने एक नए सियासी युग को जन्म दिया। उस वक्त तमिलनाडु में सिर्फ सियासत नहीं बदल रही थी, लोगों की सोच बदल रही थी और पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि दिल्ली से अलग भी एक पहचान हो सकती है। तमिलनाडु के पहले CM बने चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इस स्टेट पर एक्टर्स का भी राज होगा। फिर आए CN अन्नादुराई, जिन्होंने द्रविडियन पॉलिटिक्स को जन आंदोलन बना दिया और फिर एक पार्टी बनी DMK। DMK सिर्फ पार्टी नहीं थी, DMK का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना भी नहीं था। DMK का मतलब था तमिल के लोगों को एक पहचान देना। ये पार्टी हिंदी अपोजिशन, सोशल जस्टिस और तमिल प्राइड की आवाज़ बन गई और इस तरह से धीरे धीरे तमिलनाडु में कांग्रेस का दौर खत्म होने लगा। साल 1967 वो साल जब पहली बार द्रविडियन पॉलिटिक्स ने तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा कर लिया और उस दिन के बाद तमिलनाडु की राजनीति कभी भी पहले जैसी नहीं रही और यहीं से सिनेमा और पॉलिटिक्स का रिश्ता जन्म लेने लगा। तमिलनाडु की राजनीति सड़कों पर नहीं बल्कि जज्बातों में लिखी गई थी। उस वक्त तमिलनाडु में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग थक चुके थे, ज़िंदगी बोझ बन चुकी थी और फिर सिनेमा आया। सिनेमा उनके लिए 3 घंटे का सपना नहीं था, वो 3 घंटे की उम्मीद थी। स्क्रीन पर एक हीरो दिखता था जो गरीब को बचाता था और सिस्टम से लड़ता था। लोग सिनेमा के बाद थिएटर से बाहर तो निकले, लेकिन उनके दिलों में वो हीरो वहीं रह गया और धीरे धीरे लोगों ने उस एक्टर में अपना मसीहा देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तमिलनाडु में एक्टर्स सिर्फ एक्टर्स नहीं रहे, उम्मीद बन गए। मूवी रिलीज त्योहार बन गया। 100 फुट के कटआउट दूध से नहलाए जाने लगे, आरती होने लगी और तमिलनाडु ने दुनिया को ये दिखाया कि यहाँ फैंस नहीं होते, भक्तों की भीड़ होती है। यहाँ थिएटर के बाहर भीड़ नहीं लगती, आस्था उमड़ती है।
फिर एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जिसने तमिलनाडु का फ्यूचर ही बदल दिया, एमजी रामाचंद्रन। ये स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा था जो गरीबों को बचाता था, सिस्टम से लड़ता था, स्क्रीन पर गरीबों का रक्षक था और धीरे धीरे लोगों के दिल का भगवान बन गया। उनकी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती थी, राजनीतिक तैयारियां होती थी, फैन क्लब्स वोट बैंक्स बनने लगे, डायलॉग नारे बनने लगे और इसी उम्मीद ने जन्म दिया तमिलनाडु के सबसे बड़े सियासी चमत्कार को। और फिर तमिलनाडु ने पहली बार देखा एक एक्टर चीफ मिनिस्टर बन गया। उस दिन सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, तमिलनाडु का फ्यूचर ही बदल गया था। एमजीआर ने सिर्फ राजनीति में एंट्री नहीं की, उन्होंने सिनेमा और सत्ता के बीच की दीवार ही गिरा दी। एमजीआर के बाद एक और नाम तमिलनाडु की धड़कन बन गया, जयललिता। एक एक्ट्रेस जो धीरे धीरे तमिलनाडु की अम्मा बन गई, एक एक्ट्रेस जिसे लोग अम्मा कहकर पुकारने लगे। उनके लिए पब्लिक सिर्फ वोटर्स नहीं थी, उनका परिवार थी। तमिलनाडु में लोग उन्हें सीएम नहीं, घर की अम्मा मानते थे। पब्लिक रोती थी, दुआ करती थी, उनके पोस्टर्स के सामने दिया जलाया जाता था। यहाँ पब्लिक वोट से पहले दिल देती है और जिसने दिल जीत लिया तमिलनाडु उससे ताज पहना देता है। और अब दूसरी तरफ एम करुणानिधि, एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट, डायलॉग राइटर और पॉलिटिकल मास्टर। तमिलनाडु की राजनीति अब सिनेमा के बिना अधूरी थी। एमजीआर के बाद जयललिता, करुणानिधि और अब विजय। तमिलनाडु ने बार बार ये दिखाया कि यहाँ पर सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, सत्ता तक पहुँचने का एक रास्ता है। और फिर समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन तमिलनाडु का जुनून कभी भी नहीं बदला। हर जनरेशन में तमिलनाडु ने एक चेहरा चुना, एमजीआर, फिर अम्मा और अब भीड़ की नजरें थी विजय पर। ये नेंजिल कुडियिरुक्कुम मतलब तमिल सिनेमा की भीड़ में एक और चेहरा सामने आया जिसके पास शुरुआत में ना तो बड़ा स्टारडम था और ना ही लोगों को उससे कोई खास उम्मीद थी। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन तमिलनाडु उसकी खामोशी भी सुन रहा था। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये हीरो मटेरियल नहीं है। लेकिन कभी कभी इतिहास सबसे शांत चेहरे के पीछे छुपा होता है। धीरे धीरे वो लड़का बदलने लगा, उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा, उसके डायलॉग्स में आवाज़ गूंजने लगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't एंटरटेनमेंट नहीं रही, यूथ को उसमें अपना दर्द दिखने लगा, अपना गुस्सा, अपनी बेचैनी। और फिर तमिलनाडु के थिएटर्स में एक नाम तूफान की तरह गूंजने लगा। एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे सिर्फ एक्टर नहीं रहा, लोगों की आवाज़ बनने लगा। यहाँ हीरो स्क्रीन पर एंट्री नहीं मारता, दिलों पर कब्जा करता है। और विजय अब दिलों पर ही राज करने लगा था। उसकी एंट्री पर थिएटर्स हिलने लगे, उसके डायलॉग्स पर भीड़ गरजने लगी, उसके एक झलक के लिए लोग रात भर सड़कों पर रुकने लगे। तमिलनाडु में अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं उभर रहा था, एक जुनून जन्म ले रहा था। फैंस उसे एक्टर नहीं मानते थे, अपनी उम्मीद मानते थे। और धीरे धीरे विजय नाम तमिलनाडु के दिल की धड़कन बन गया। लेकिन क्या ये सिर्फ स्टारडम था या तमिलनाडु अपना अगला पॉलिटिकल चेहरा देख रहा था? और फिर धीरे धीरे विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा, वो तमिलनाडु के दबे हुए गुस्से की आवाज़ बनने लगा। जब एक यूथ खुद को सिस्टम में अकेला महसूस करता है तो वो अक्सर किसी हीरो में अपनी ताकत ढूंढने लगता है। और तमिलनाडु का यूथ धीरे धीरे विजय में वही ताकत देखने लगा। उसकी फिल्में बदलने लगी, उसके डायलॉग्स बदलने लगे और थिएटर्स के अंदर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, भगवान गूंजने लगा। जब वो स्क्रीन पर सिस्टम के खिलाफ बोलता तो यूथ को ऐसा लगता था जैसे कोई उनके दिल की बात कह रहा हो। करप्शन, पावर, पॉलिटिकल सिस्टम, अब ये सब सिर्फ मूवी का हिस्सा नहीं रहे थे, ये तमिलनाडु के अंदर जल रहे गुस्से का चेहरा बन चुके थे। स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, सिस्टम से परेशान लोग,
कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑटो ड्राइवर्स, डेली वेज वर्कर्स, हर भीड़ में एक नई उम्मीद दिखने लगी। सब धीरे धीरे विजय में अपनी बेचैनी देखने लगे। उसके डायलॉग्स सिर्फ डायलॉग्स नहीं लगते थे, जैसे भीड़ के अंदर दबा हुआ तूफान बोल रहा हो। थिएटर्स हिलने लगे, विजिल्स गरजने लगी और हर फिल्म के बाद तमिलनाडु में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या विजय सिर्फ एक्टिंग कर रहा है या धीरे धीरे एक सियासी आंदोलन तैयार हो रहा है। उसकी मूवीज में पॉलिटिकल हिंट्स और भी साफ होने लगे। सिस्टम के खिलाफ जंग, यूथ रेवोल्यूशन, करप्शन के खिलाफ आवाज, और एक हीरो जो स्क्रीन पर अकेला पूरे सिस्टम से लड़ता था। ये सिर्फ सिनेमा नहीं था, ये धीरे धीरे भर रहा जनता का गुस्सा था। फैंस अब सिर्फ पोस्टर्स नहीं लगा रहे थे, वो जमीनी तैयारी कर रहे थे। फैन क्लब्स मदद करने लगे, रिलीफ कैंप्स लगाने लगे, स्टूडेंट्स सपोर्ट होने लगा और धीरे धीरे एक एक्टर के आसपास एक ऑर्गेनाइज्ड ताकत खड़ी होने लगी। इस तरह से तमिलनाडु समझने लगा कि ये सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि कुछ और है। और फिर तमिलनाडु के थिएटर्स में एक नाम बिजली की तरह गरजने लगा। और धीरे धीरे जोसेफ विजय चंद्रशेखर सिर्फ एक एक्टर नहीं रहा, तमिलनाडु के यूथ की आवाज बन गया। और इस बीच तमिलनाडु भी बदल रहा था। डीएमके का लंबा राज और फिर एआईएडीएमके की कमजोर होती पकड़, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के आरोप, तमिलनाडु में बेरोजगारी बढ़ रही थी, करप्शन का गुस्सा बढ़ रहा था। नई जनरेशन पुराने चेहरों से थक चुकी थी और पुरानी राजनीति नई जनरेशन को बोझ लगने लगी। उन्हें नेता नहीं, एक सिंबल चाहिए था, एक नई उम्मीद चाहिए थी और विजय उस सिंबल और उस उम्मीद में बदलने लगा। और फिर इसके बाद आया वो दिन जब सिनेमा सीधा राजनीति में उतरने लगा, जिसका लाखों फैंस को इंतजार था। सालों तक एक सवाल तमिलनाडु में गूंजता रहा कि विजय पॉलिटिक्स में कब आएगा। और फिर 2 फरवरी 2024 में वो दिन आ गया जब विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, तमिलागा वेत्री कजागम यानी टीवीके, एक ऐसा पॉलिटिकल नाम जिसने तमिलनाडु की पुरानी सियासत को हिला कर रख दिया। इस तरह से टीवीके लॉन्च हुई और तमिलनाडु एक बार फिर गरज उठा। सोशल मीडिया भर गया, क्राउड्स सड़कों पर उतर आए, फैंस रोने लगे और नारे गूंजने लगे। और तमिलनाडु ने महसूस किया कि एक और एक्टर सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे क्रांति कहा तो कुछ लोगों ने इसे खतरनाक जुनून, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग बोले एक्टर राजनीति क्या समझेगा, सिर्फ पॉपुलैरिटी से स्टेट नहीं चलता, फैन इमोशंस और रियलिटी अलग होती है। मीडिया अटैक्स, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म, सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स डिबेट। तमिलनाडु दो हिस्सों में बढ़ गया, एक तरफ इमोशंस और दूसरी तरफ तजुर्बा। अपोजिशन ने सवाल उठाए, क्या एक्टर अब राज्य चलाएगा? लेकिन तमिलनाडु में जज्बात अक्सर सवालों से ज्यादा ताकतवर रहे हैं और तमिलनाडु का सबसे बड़ा फैसला अभी भी बाकी था। क्योंकि साल 1967 से लेकर साल 2026 तक तमिलनाडु की सियासत पर द्रविडियन पार्टीज का राज रहा, लगभग 59 ईयर्स। और फिर एक एक्टर ने उस इतिहास को चैलेंज कर दिया। அதே மாதிரி போலிங் நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க। रिजल्ट वाले दिन सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, इतिहास चल रहा था। सड़कों पर समुद्र उतर आया, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन उस शोर के बीच कई लोग सिर्फ खड़े देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतिहास सच में बदल रहा है। कि एक एक्टर जो सिर्फ स्क्रीन पर सिस्टम से लड़ता था, आज सच में सत्ता के दरवाजे पर खड़ा था। और शायद स्क्रीन पर वो सालों तक करप्ट सिस्टम से लड़ता रहा और अब लोग ये देखना चाहते थे कि क्या रियल का हीरो रियल जिंदगी में भी सिस्टम बदल सकता है। और इसीलिए तमिलनाडु में इलेक्शन रैलीज भी फिल्म सेलिब्रेशन जैसी ही लगती है, क्योंकि यहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, दिलों पर राज करने की जंग है। तमिलनाडु ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि यहाँ लोग पार्टी नहीं बल्कि अपना हीरो चुनते हैं। लेकिन क्या डेमोक्रेसी में अब जज्बात सोच से ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं? शायद सिनेमा और सियासत का रिश्ता तमिलनाडु में कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोग नेता नहीं अपनी कहानी का हीरो चुनते हैं। और जब आवाम किसी को अपनी
कहानी का हीरो बना देती है तो इतिहास बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और इस तरह से जोसेफ थालापति विजय चंद्रशेखर एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे सिर्फ एक्टर नहीं रहा बल्कि लोगों की आवाज़ बन गया। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या तमिलनाडु की तरह भविष्य में बॉलीवुड से भी कोई ऐसा चेहरा उभर कर आ सकता है जो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि देश की सियासत को ही हिला दे। आपकी नज़र में कौन हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी नज़र में